अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कार्ल मार्क्स। ये हम पढ़ रहे हैं सेवन्थ वेस्टर्न थिंकर। ठीक है, हमने 6 पहले पीछे स्टडी कर लिए हैं। ये पैदा हुआ 18 से 1883 में इसकी डेथ हुई। 1883 में, ठीक है। कार्ल मार्क्स जो है वो जर्मनी में पैदा हुआ। जर्मनी में पैदा हुआ। सो ही गॉट हिज बेसिक एजुकेशन इन साइंस एंड फिलोसफी। साइंस एंड फिलोसफी में इसने बेसिक एजुकेशन ली। फिर उसके बाद इसने लॉ और फिलोसफी को स्टडी किया। सो इसका जो इंटरेस्ट था वो हिस्ट्री और सोशोलॉजी में था। ठीक है, सोशोलॉजी में भी था, हिस्ट्री में भी था और इकोनॉमिक्स में भी था। ही डिड हिज PhD फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन, आफ्टर विच ही स्टार्ट राइटिंग। और फिर उसके बाद उसको राइटिंग भी करता था और पब्लिश ये करने लग गया था मैगजीन को। उसको इस रेडिकल आइडियाज़ की वजह से बहुत जगह से धमकी भी आते थे। सो ही लेफ्ट फॉर पेरिस, फ्रॉम वेयर ही कंटिन्यू हिज रीडिंग एंड राइटिंग, बट हिज रेडिकल आइडियाज़ नेवर लेट हिम स्टे एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ड्यूरिंग दिस टाइम, इसी दौरान उसका एक फ्रेंड बना जिसका नाम था एफ एंगल्स। ठीक है, ये जो इसका फ्रेंड था इसने इसको इन्फ्लुएंस किया और इसके जो इंटरेस्ट तो इसके आइडियाज़ तो पहले से थे, इसने मज़ीद उसके इंटरेस्ट को डेवलप किया इकोनॉमिक हिस्ट्री में, सोशोलॉजी में। फिर दोनों ने मिल के एक बुक लिखी जिसका नाम है गॉथर विद एंगल्स। ठीक है, ये दोनों ने मिलकर लिखी और ये इसकी इम्पॉर्टेंट बुक है। इसने और भी बुक लिखी जिसका नाम है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द डैश कैपिटल भी इसकी बुक का नाम है। ठीक है, अब पेपर में जो है ना मार्क्स की थ्योरी आ सकती है अबाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ कैपिटल ऑन स्टेट एंड सोसाइटी, इसके ऊपर। और अभी हम देख लेते हैं इसका कॉन्टेक्स्ट कि रीज़न क्या थी इसकी थ्योरी देने की, मेन वजह क्या थी, इसने थ्योरी क्यों दी। इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी उस टाइम पीक पे थी, राइज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था। इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज गोइंग ऑन पीक इन मार्क्स टाइम। ड्यूरिंग दिस इंडस्ट्रियलाइजेशन टाइम मार्क्स ऑब्जर्व दैट दोज हु आर वर्किंग इन इंडस्ट्रीज, मतलब जो वर्कर हैं, दे वर लिविंग अ पैथेटिक मिजरेबल लाइफ। ठीक है, दे वर एक्सप्लाइट बाय द इंडस्ट्री के जो ओनर है ना उससे एक्सप्लाइट हो रहे हैं। ये जो वर्कर्स हैं उनके साथ ज़्यादतियाँ की जा रही हैं, उससे काम ज़्यादा लिया जा रहा है और फिर उनके साथ जो है ना, मतलब अगर 90% काम लिया जा रहा है तो ओनली 2% उनको जो है ना वो दी जा रही है सैलरी। उनकी पैथेटिक कंडीशन थी। ही ऑल्सो ऑब्जर्व दैट द ओनर वर गेटिंग रिचर एंड रिचर, और जो वर्कर हैं दे वर गेटिंग मोर पुअर एंड पुअर। और मज़े की बात, जो स्टेट है एंड जो गवर्नमेंट है दे वर डूइंग नथिंग। हाउ गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो गवर्नमेंट है वो भी खुद सपोर्ट कर रही है इंडस्ट्रियलाइजेशन को। इट वॉज नॉट हेल्पिंग वर्कर। मार्क्स थॉट हिज थ्योरी वांटेड टू फ्री द वर्कर्स फ्रॉम कैपिटलिस्ट एंड द स्टेट बैक ऑफ देम। दैट्स वाई ही गिव द थ्योरी ऑफ मार्केट, ये जो मार्केटिज्म है कि जो इंडस्ट्री ओनर है दे आर डूइंग बैडली विद देयर वर्कर्स। इवन दो जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट वॉज नॉट हेल्पिंग वर्कर्स, दे वर डूइंग नथिंग। गवर्नमेंट ऑल्सो सपोर्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये जो सारा इसको है। ठीक है, सो दैट्स वाई द मेन रीजन ऑफ हिज थ्योरी इज टू सपोर्ट द वर्कर। अब हम देखते हैं इसकी थ्योरी क्या है। पहला फैक्टर है इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। कार्ल मार्क्स कहता है, वो कहता है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है ना, इकोनॉमिक फैक्टर वही ये सब कुछ डिसाइड करेगा कि सोसाइटी में क्या होना है। ठीक है, और इकोनॉमिक फैक्टर ही सोशल और पॉलिटिकल कंडीशन को डिसाइड करेगा, उनको डिटरमाइन करेगा। जो इकोनॉमिक फैक्टर वही मेन मटेरियल है। क्यों कह रहा है ये कार्ल मार्क्स के, क्यों ये क्यों है?
कार्ल मार्क्स कहता है इन एनी सोसाइटी पास्ट और प्रेजेंट देयर इज ऑलवेज इकोनॉमिक फाउंडेशन। वो कहता है सब कुछ बेस ही इकोनॉमिक पे करती है। मीन फॉर एग्जांपल के अगर पैसे होंगे किसी के पास, पैसे से ही तो डिसाइड हो रहा है। अब ये जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पावर में आए हुए थे और वर्कर्स के ऊपर ये सब हो रही थी जाती, तो किसकी वजह से? इकोनॉमी की वजह से, पैसे की वजह से। सो दैट इज व्हाई ही इज गिविंग द पॉइंट इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म के इकोनॉमिक फैक्टर डिसाइड एवरीथिंग दैट हैपन इन आवर सोसाइटी। इकोनॉमिक के ऊपर ही ना ये सब जो इंडस्ट्री वाले लोग हैं वो वर्कर्स पे प्रेशर, वर्कर्स के ऊपर सब करें, और जो अमीर हैं वो अमीर से अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब हैं पुअर बिकम मोर पुअर। तो मेन रीजन तो यही हुई ना। वो इसको ना इस तरह से बोलता है, वो कहता है इकोनॉमिक की ना उसने फाउंडेशन बनाई है। अभी ना हम सारी डायग्राम के थ्रू मैं आपको बना के दिखा। वो कहता है, मार्क्स कहता है कि जो ओनर्स हैं, जो अपने बेनिफिट्स के लिए काम करते हैं ना। अब जो स्टेट है, स्टेट की क्या फाउंडेशन है? स्टेट पे क्या आता है? लॉ आता है, कल्चर, आइडियोलॉजी, रिलीजन। ये किसने बनाया है? ओनर्स ने बनाया है। किस लिए? फॉर देयर बेनिफिट। अच्छा यहाँ पे मैं एक भी लिख दूं। वो कहता है ये जो स्टेट है ये पावरफुल लोगों ने बनाया है, ओनर्स ने बनाया है, जो इकोनॉमिकली स्ट्रोंग होते हैं, ठीक है, उन्होंने ये बनाया है। क्योंकि हर कोई सुनता है, ठीक है, लॉ, ये कल्चर, आइडियोलॉजी, ये इसके फैक्टर हैं स्टेट के। किस लिए बनाया है? फॉर देयर बेनिफिट, अपने बेनिफिट्स के लिए। अब ये तो हमने पढ़ लिया, देख लिया स्टेट के जो फैक्टर जो जो आता है स्टेट में, ठीक है। और जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है वो हम देख लेते हैं। एलिमेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के क्या क्या एलिमेंट है, क्या क्या तरीके हैं? वो कहता है कि पहले लेबर हो इनको, फिर इनको टेक्नोलॉजी हो, और रॉ मटेरियल। ये एलिमेंट्स हैं प्रोडक्शन के। और फिर वो कहता है दो क्लासेस में डिवाइड किया हुआ इनको। दो क्लासेस आर, टू क्लासेस आर क्रिएटेड। अब वो कौन कौन सी हैं? एक है ओनर, जो उस कंपनी का ओनर होगा, और जो वर्कर, ठीक है। ओनर जो है वो कैपिटल प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है, और ये जो वर्कर है ये काम करेगा, वही जो प्रोड्यूस कर वही इससे वर्कर से करवाएगा। ऐसे होता ना, लेबर, डू लेबर फॉर मनी। अब ये वर्कर क्यों काम कर रहा है? पैसे कमाने के लिए। ओनर इनसे पैसे कमा रहा है, ये अपने प्रॉफिट जनरेट के लिए काम कर रहा है, और ये पैसों के लिए। मार्क्स कहता है द वन हु हैज मोर बोथ मेड इकोनॉमिक फाउंडेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं दोनों इकोनॉमिक बना रहे हैं अपने अपने, ये अपने पैसे बना रहा है, ये अपने, लेकिन जो ये ओनर है इसके पास, जिसके पास ज्यादा पैसे होंगे उसका अख्तियार होगा कि वो नीचे वाले तबके से काम करवाएगा। ये जो है ना, अच्छा एक मिनट, ये एलिमेंट्स हैं इसके, ठीक है। ये जो है ना काम करी है इसके लिए। समझ आई बात की? ये एक बॉक्स है पूरा फाउंडेशन का, कि जो स्टेट है उसमें लॉ, कल्चर, ये सब बनता है तभी जाके जो है ना वो, ये इकोनॉमिक फाउंडेशन ये है, ये स्टेट की फाउंडेशन उसने बताई है। और ये जो जो थिंग्स कैपिटल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। मार्क्स सेड ओनर थिंक द वर्कर माइट बी वॉर अगेंस्ट हिम। वो कहते हैं अगर कभी ऐसा हो, ओनर सोचता है कि कभी ऐसा हो कि जो वर्कर है वो हमारे से मतलब लड़े हैं, क्योंकि पैसे भी कम दे रहे हैं और ये सब, ठीक है। तो
क्योंकि ओनर जो है ना वो अकेला काम नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक पूरी कंपनी का एक बंदा ओनर है, तो क्या वही एक ओनर पूरा काम जनरेट कर सकता है, पूरा प्रॉफिट, मतलब इतना जो पूरी एक कंपनी है उसमें काम कर सकता है? नहीं, उसको लेबर की जरूरत है, वो इनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। और ये जो लेबर है वो किसके ऊपर डिपेंड है? अपनी सैलरी पे, अपना घर चलाने के लिए। तो ओनर कांट डू वर्क अलोन, सो ही बिल्ड अ सुपर स्ट्रक्चर। वो कहता है कि जब वो अकेला काम नहीं कर सकता तो वो एक सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। अब वो सुपर स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? मतलब ओनर क्रिएट इंस्टीट्यूट फॉर हिज इंटरेस्ट कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर दैट कैन हेल्प हिम इन लेबर, टेक्नोलॉजी, रॉ मटेरियल एज वेल एज लेबर। मार्क्स कहता है कि जो स्टेट है वो कौन बनाता है? ओनर बनाता है। ये जो हमने स्टेट, अभी ये स्टेट की बात की है, ये मैंने आपको ये क्यों किया है? फाउंडेशन कौन बना रहा है? इकोनॉमिक, मतलब जो ओनर, ये जो स्टेट है ये भी ओनर ही बनाता है। किस लिए? फॉर देयर बेनिफिट, अपने बेनिफिट्स के लिए। तो जो सुपर स्ट्रक्चर है, मीन ये जो स्टेट है, स्टेट, ठीक है। तो सुपर स्ट्रक्चर, ये जो स्टेट है, मार्क्स कहता है ये स्टेट आर्टिफिशियल है। क्यों? क्योंकि ये ओनर ने बनाया। मतलब जिसके पास पैसा ज्यादा होगा ना, पावर उसकी होगी, वो सब कुछ कर सकता है, वो स्टेट बना सकता है जो मर्जी। उसके नीचे वाले तबके ने काम करना है, उसके लिए उनको यही प्रॉफिट होगा कि वो अपने पैसे लेंगे, और वो जो है ना इससे बेनिफिट्स क्रिएट किए जा रहा है। तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो ये हैं ओनर हैं वो सुपर स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, वो स्टेट को चेंज कर सकते हैं। किसकी वजह से? अपनी इकोनॉमिक की वजह से। ये जो इनके पास पैसा है, दो तरीके से, दो कंडीशन से वो इस सुपर स्ट्रक्चर यानी ये जो स्टेट है उसको चेंज करते हैं। व्हेन मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मोड उसके कहते हैं कि वो जरिया जिसके ज़रिए से कैपिटल प्रोड्यूस हो रहा है उसे मोड कहते हैं। जब मोड ऑफ प्रोडक्शन चेंज होगा तो चेंज होगी स्टेट में, ऐसे ही है ना। तो इकोनॉमिक फैक्टर डिसाइड करता है सब कुछ कि सोसाइटी में चेंज आना है या नहीं। फॉर एग्जांपल मैं अब आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक ओनर है, उसको जो है ना लॉस हो रहा है, ठीक है। तो जब लॉस हो रहा है तो वहाँ से वो स्टेट ये सब चीज़ें चेंज करेगा ना, क्योंकि अपना प्रॉफिट देखना है, अपने प्रॉफिट के लिए वो चीज़ों को आगे पीछे करेगा। तो वो यही बात कर रहा है कि जो इकोनॉमिक फैक्टर है वो ही डिसाइड करेगा सब कुछ चेंज इन सोसाइटी में। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो रूरल एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ में लैंडलॉर्ड जो होते हैं वो ओनर बने हुए होते हैं, अर्बन एरियाज़ में इंडस्ट्रियल के जो ओनर होते हैं। तो ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट हर वक्त रहता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बताती हूँ। वो कहता है जब ये क्लैश आ जाता है ना ओनर और वर्कर के बीच, क्लैश आता है ना, क्योंकि ओनर जो है ना वो वर्कर को 0.0 मतलब बहुत कम सैलरी, और ये ऐसे ही करता है ना, काम ज़्यादा निकलवाता है और देता कम है। तो वो कहता है जब ओनर और वर्कर के बीच क्लैश आता है ना, क्लैश, तो क्या होता है? वो अपनी सुपर स्ट्रक्चर को ना चेंज कर देता है। क्यों? टू कंट्रोल वर्कर्स को कंट्रोल करने के लिए वो अपनी सुपर स्ट्रक्चर चेंज करता है। अब सुपर स्ट्रक्चर कैसे चेंज करता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर अब क्लैश हुआ वर्कर और ओनर के बीच, तो वो ना सैलरी को इंक्रीज कर देगा, इंश्योरेंस भी दे देगा, ताकि वर्कर जो है ना उसके साथ जुड़े रहें, क्योंकि उसने अपना काम निकलवाना है और हमने यहाँ पे बात किया वो अकेले काम कर नहीं सकता। तो वो एक स्ट्रेटजी बना देता है, वो सैलरी इंक्रीज कर देगा, सुपर स्ट्रक्चर चेंज कर देगा, और वर्कर्स को इंश्योरेंस और ऐसे ही कुछ दे देगा, ताकि जो है ना वो वर्कर उसके साथ जुड़े रहें। दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब इस पूरी बहस का एक मैं आपको जो है ना बताती हूँ, इसको वो करके एक ही लाइन में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। वो कहता है जो इकोनॉमिक फैक्टर है ना वो ही हर चीज़ डिसाइड करता है। सादा अल्फाज में कहती हूँ, ये वाली लैंग्वेज में नहीं, इकोनॉमिक सुपर स्ट्रक्चर में है वो कहता है जो अमीर लोग होते हैं ना, जैसे कि जिसकी एक कंपनी है, वो कंट्रोल कर रहे होते हैं हर एक को, वर्कर को भी, क्योंकि वर्कर्स ने तो कमाना है, हर एक बंदे ने कमाना होता है ना। वो अपना घर पूरा करेगा, उसके लिए उसके पास और कोई चारा नहीं है, वो इधर काम करेगा इसके लिए, ये अपना प्रॉफिट जनरेट कर रहा है और ये वर्क फॉर मनी। तो वो जो है ना लेकिन वो काम ज़्यादा निकलवाएगा। फॉर एग्जांपल 100% काम निकलवा रहा है, 2% सैलरी देगा। जब वर्कर तंग आ जाएंगे ना, ठीक है, तो वो मुतालबा करेंगे और वो खिलाफ हो जाएंगे ओनर के, तो वो अपनी सुपर स्ट्रक्चर मतलब अपने चेंज कर देगा, कोई ऐसी स्ट्रेटजी ले आएगा कि जो है वर्कर मेरे साथ जुड़े रहें। फॉर एग्जांपल सैलरी इंक्रीज कर देगा, इंश्योरेंस दे देगा। मतलब कहने का ये है कि जो ये इकोनॉमिक, ये जो है स्टेट, ये रिलाई करती है इकोनॉमिक फैक्टर पे, ठीक है। इकोनॉमिक फैक्टर ही हर चीज़ पे रिलाई करता है, वो चाहे तो सब कुछ चेंज कर सकता है। इसको उसने बोला इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म। अब दूसरा पॉइंट आपको बताती हूँ, ये आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। सरप्लस वैल्यू। अब इसको ना ज़रा समझिएगा। कार्ल मार्क्स कहता है
फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप ऐसा समझें, ये प्रॉफिट, एक मिनट, पॉइंट को क्या है, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ना एक चीज़ है 30 रुपये का, उसका कॉस्ट पड़ा है उस चीज़ को बनाने में, आपने उसको सेल किया 40 का, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, 10 रुपये। एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है। अब अगर आप प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना चाहते हो ना, ठीक है, तो आपके पास ना दो तरीके हैं प्रॉफिट इंक्रीज़ करने के, दो तरीके हैं। या तो आप जो है ना, जो सेल प्राइस है, ठीक है, उसको आप इंक्रीज़ कर दो। फॉर एग्जांपल, ये चीज़ 40 की है तो इसको आप 50 का कर दो, तब प्रॉफिट होगा। या फिर जो कॉस्ट है ना उसको कम कर दो। फॉर एग्जांपल 30 रुपये लग रहा है तो 20 रुपये लगाओ। ऐसा है ना, यही दो तरीके हैं प्रॉफिट को इंक्रीज़ करने के। अच्छा, अब ओनर क्या करता है, ओनर इंस्टेड ऑफ प्राइस इंक्रीज, ओनर हैड टू रिड्यूस द कॉस्ट। मतलब जो लेबर का जो वर्क है ना, वर्कर्स का जो काम है, उसको वो क्या करता है, कॉस्ट को रिड्यूस कर देता है। फॉर एग्जांपल, ये 30 है, इसको 20 कर देता है, कि मतलब जो लेबर्स वाला काम है ना उनको ये इंक्रीज कर देता है। समझ आइए, ये कॉस्ट मतलब एक काम है उसके ऊपर ये कॉस्ट 30 लेबर्स लेते हैं ना, ठीक है, तो वो क्या करेगा, कॉस्ट को डिक्रीज कर देगा। ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है, अब जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट आया है, विच इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लेबर दैट ओनर एक्सप्लॉइट इट बाय इट्स ओन, दिस इज कॉल्ड सरप्लस। मतलब सरप्लस इज द एक्स्ट्रा मनी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ लेबर, लेबर की वैल्यू है विच इज पॉकेटेड बाय द ओनर बाय एक्सप्लॉइटिंग द लेबर। यानी वो क्या करता है, अपने चीज़ें इंक्रीज़ करने की बजाय, सेल को डिक्रीज़ करने की बजाय, वो जो कॉस्ट, जो लेबर की कॉस्ट होती है ना उसको डिक्रीज़ कर देता है। समझ आइए, जो लेबर की कॉस्ट होती है ना उसको ये डिक्रीज़ कर देता है। रॉ मटेरियल भी वहीं रहता है, सब कुछ वहीं। मतलब अगर एक वर्कर जो है वर्क करता था, फॉर एग्जांपल एक वर्कर है, वो 1000 रुपये के ऊपर काम करता था, तो वर्कर को अब वो 1000 की बजाय 800 देगा। और जो लेबर होता है वो मजबूर होता है कि अगर मैं ये 800 भी नहीं लूँगा तो कोई और आ जाएगा, क्योंकि लाइन में 10 बंदे और खड़े होते हैं, बंदे और बैठे होते हैं। तो इसको नहीं फ़र्क पड़ा ओनर को, क्योंकि अगर एक गया तो जॉब की हर एक को नीड होती है, तो 50 और बंदे बैठे हैं, वो किसी और को हायर कर लेगा। फिर वो जो वर्कर है वो मजबूर हो जाता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो फिर ये 800 भी मेरे हाथ से जाएंगे। सो सरप्लस वैल्यू की क्या हुई, this is the extra profit which is equal to the value of labor that owner exploit it, this is called surplus value। चलो, आपको ये उम्मीद है पॉइंट समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, क्लास स्ट्रगल। अच्छा, क्लास स्ट्रगल क्या होता है, जो ओनर है ना वो कंट्रोल करता है, जो उसकी प्रोडक्शन होती है ना उसको कंट्रोल कौन करता है, ओनर। यानी जो वर्कर्स हैं दे आर जस्ट टूल हु वर्क फॉर ओनर्स। मार्क्स कहता है ये जो बार बार वर्कर्स के साथ एक्सप्लाइट करते हैं ये ओनर, दे हैव नो आइडिया दैट दे हैव एक्सप्लाइट। जो वर्कर हैं उनको कोई आइडिया नहीं है कि हम एक्सप्लाइट हो रहे हैं, वो तो अपने बेचारे काम के लिए कि हम कमा रहे हैं, उसमें उनको ये आइडिया ही नहीं होता कि हम किस तरह से यूज़ हो रहे हैं ओनर्स के हाथों। ओनर्स ने सुपर स्ट्रक्चर क्रिएट की होती है, जैसे ये रिलीजन, लॉ, ये सब किसके अंडर हुआ होता है, ओनर्स के। तो ये डिफरेंट टाइप्स के टूल्स यूज़ करते हैं, वर्कर्स को रियलाइज़ भी नहीं होता इस चीज़ का कि मतलब हम एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल प्रेशर मज़ीद हो जाता है तो जो ओनर्स होते हैं वो सुपर कुछ मतलब ऐसा क्रिएट कर देते हैं, जो आपको एग्जांपल दी थी कि कोई थोड़ी सी एक्स्ट्रा बढ़ा देना, या फिर जो है ना इंश्योरेंस दे देना, ताकि वर्कर को बिल्कुल भी रियलाइज़ ना हो। अच्छा, वो कहता है एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना यूज़ होते हैं वर्कर के, वर्कर्स को एक टाइम पे ग्रेजुअली बट अल्टीमेटली द वर्कर रियलाइज दैट दे हैव बीन एक्सप्लॉइटेड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, सो दे डिमांड जस्टिस। फिर क्या करते हैं, जब इनको रियलाइज़ होता है लेबर्स को, वर्कर्स को, तो वो जस्टिस डिमांड करते हैं।
और वो रिज़ाइन करते हैं, और अल्टीमेटली जो कॉन्फ्लिक्ट है वो ग्रो होता है बिटवीन वर्कर्स एंड ओनर्स। इस काइंड की जो है ना अगेंस्ट जाना ओनर के, ये इसको हम कहते हैं क्लास स्ट्रगल। क्योंकि स्ट्रगल ही एक मिडिल क्लास बंदा जब अगेंस्ट होगा ओनर के, तो उसके लिए तो स्ट्रगल ही हुई, किसके बीच, दो क्लासों के बीच स्ट्रगल क्रिएट होना, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओनर एंड वर्कर। ठीक है, तो इसको उसने बोला कि ये क्लास स्ट्रगल है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम डायलैक्ट्रिक हिस्ट्री। अब ज़रा ये समझिएगा, अभी हमने ऊपर बात की है क्लास स्ट्रगल में कि जब एक वर्कर होता है उसको रियलाइज़ होता है कि मैं यूज़ हो रहा हूँ, तो वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है बिटवीन क्लास स्ट्रगल और किसके बीच, वर्कर के क्रिएट होता है वर्कर और ओनर के बीच। अच्छा, और वर्कर को सपोर्ट कौन करता है? वर्कर को सपोर्ट करती है स्टेट। अब ज़रा इस बात को मैं एंड में बताऊंगी। ठीक है, वर्कर को सपोर्ट करिए स्टेट, और वर्कर को लग रहा है मैंने एहतजाज किया है, ठीक है, मैंने एहतजाज किया है, मेरा एहतजाज सुना गया है और स्टेट ने मुझे सपोर्ट किया, और स्टेट इज़ वेरी गुड। ठीक है, अब ज़रा इस चीज़ को मैं एंड में बताऊंगी, और आपने इस चेन को, आपको याद है ना, हमने पहले ही बात की थी कि ये इकोनॉमिक फैक्टर के, ये एक फैक्टर है जो बनाया गया, ये लिखा हुआ है ओनर फॉर देयर बेनिफिट्स। अभी एंड में इसको डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखें कि उसको सपोर्ट करती है क्लास स्ट्रगल में, जो वर्कर है ना उनको सपोर्ट कर रही होती है स्टेट और वर्कर थिंक दैट कि वाह मतलब मैं जीत गया और मेरा एहतजाज हो गया। अच्छा चलो, यहाँ पे बात ख़त्म। अब हम ये बात करते हैं डायलैक्टिक हिस्ट्री। कार्ल मार्क्स कहता है हर सोसाइटी में ना एक ऐसा टाइम आता है, बल्कि पहले तो जो वो होते हैं ना, जो हमने पढ़ा, एक पीरियड ओनर करते रहते हैं, वर्कर्स को पता ही नहीं चलता। चलो, जब वर्कर्स को पहली दफ़ा पता चला कि दे आर यूज्ड और ये क्लास स्ट्रगल हुई, उसके बाद ना ऐसा होता है कि जो वर्कर्स होते हैं, और मतलब जो जब उन्होंने एहतजाज स्टार्ट किया, ठीक है, क्योंकि अब एक बंदा उठा एहतजाज किया तो बाकी भी वर्कर्स उसके साथ मिल जाएंगे। अब जब सब मुत्तहिद हो जाते हैं ना, यूनाइटेड हो जाते हैं, सो ओनर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब ओनर के पास तो कोई ऑप्शन नहीं रहा। अब मैं आपको ना यहाँ बनाती हूँ, ये जो है ना, ये है थीसिस, मतलब ये जो इकोनॉमिक फाउंडेशन है, ठीक है, इकोनॉमिक फाउंडेशन। और ये जो है ना, ये है एंटी थीसिस। एंटी थीसिस मतलब वो जो वर्कर्स ने एहतजाज किया है, वर्कर्स ने एहतजाज किया है। और ये जो है ना, ये वाला पॉइंट, ये है सिंथेसिस। ये ऐसे इनके नाम रख दिए हैं, लेकिन अभी आपको डिटेल में बताऊंगी ना, बिल्कुल अपने सादा अल्फाज में बताऊंगी। ठीक है, अभी ये लिख लो, सिंथेसिस क्या होता है? ये जो क्लैश हुआ है किन के दरमियान, बिटवीन वर्कर्स और ओनर्स के बीच। अच्छा, अब फिर ओनर्स जो है ना, दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए ना, वो ना खुद को चेंज करते हैं। ठीक है, कि सही है, मतलब आप लोग ने एहतजाज किया, स्टेट भी सपोर्ट कर रही होती है, स्टेट भी सपोर्ट कर रही होती है, और वर्कर्स भी मतलब खुश हो रहे होते हैं कि ओनर मान गए। ओनर्स ना दिखाने के लिए खुद को चेंज करते हैं, लेकिन वर्कर्स को क्या लगता है कि हमारा एहतजाज हो गया, लेकिन ओनर ने स्टेट तब्दील कर दी होती है। समझ आ रही है बात की? मैंने जब आपको कहा था ये बाद में बताऊंगी। ओनर्स क्या करते हैं, वो स्टेट चेंज कर देते हैं। सुपर स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी ना, कंट्रोल, ये सब कंट्रोल किसके हाथ में होता है? जो ओनर होता है। ओनर स्टेट चेंज कर देता है, स्टेट के रूल सब कुछ चेंज कर देता है, और स्टेट जो है ना शो करा रही होती है मैं इनके साथ हूँ, वर्कर्स के साथ। और जो है ना वो दिखाने के लिए ओनर्स खुद को चेंज कर देते हैं। हर कोई वर्कर्स के साथ होता है कि हाँ हम तुम्हारे साथ हैं, वर्कर्स के साथ हैं हम, स्टेट भी वर्कर के साथ हो जाती है। ओनर्स भी अब एक्सप्लाइट हो जाते हैं, जब किसी की सच्चाई सामने आ जाती है तो वो ज़ाहिरी क्या कहते हैं, हाँ हमने गलत किया, हम अब खुद को चेंज करते हैं, अपने स्ट्रेटजी सब कुछ। ओनर कॉन्टिन्यू टू सरप्लस देम, सरप्लस हमने पढ़ा था ना, वो अगेन सरप्लस करते हैं, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन आ जाती है। अब समझो उनके सामने न्यू स्टेट आ गई है। ठीक है, अब वर्कर समझ रहे हैं हम जीत गए हैं। फिर आफ्टर सेंचुरी एंड सेंचुरी वर्कर अगेन रियलाइज दैट दे आर अगेन एक्सप्लाइट। ये क्या होते हैं? अगेन एक्सप्लाइट होते हैं, अगेन वही प्रोसेस होता है, अगेन स्टेट साथ देती है, एहतजाज होता है, अगेन वर्कर समझते हैं हम जीत गए, न्यू नस्ल आ जाती है, न्यू जनरेशन। फिर सदियाँ गुजरती हैं, फिर दे आर एक्सप्लाइट, फिर वहीं एहतजाज, फिर वहीं प्रोसेस, मतलब ये ऐसे चेन बनती जाएगी। मीन आफ्टर सेंचुरी एंड सेंचुरी वर्कर अगेन रियलाइज दे आर अगेन एक्सप्लाइट, देन दे अगेन मेक सिंथेसिस, वो अगेन सिंथेसिस बनाते हैं, अगेन फिर ऐसा होता है, फिर अगेन सिंथेसिस होता है, फिर ऐसा। ये मतलब आगे तक, यहाँ पे मैं सो ऑन लिख दूँ बनाना। ठीक है, इसका मतलब होता है ना कि आगे तक, मतलब ये फेस चलता रहता है, चलता रहता है।
कार्ल मार्क्स कहता है, उसका ये सब बताने का मकसद क्या, थ्योरी क्या है, जब वो सोल्यूशन नहीं दे रहा थ्योरी अब उसकी सुने। कार्ल मार्क्स कहता है कि आई एम लिविंग द इंडस्ट्रियल, मतलब मैं उसी दौर में रह रहा हूँ ना, कार्ल मार्क्स उसी दौर में रह रहा होता है। सो वो कहते हैं मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि ओनर एक्सप्लॉइट कर रहे होता है वर्कर को। ये उन वर्कर से मुखातिब है, ओनर वो सॉरी कार्ल मार्क्स उन वर्कर से मुखातिब होकर कहता है, ही सेड दूज वर्कर डोंट नो दैट दे आर, वो नहीं जानते कि वो एक्सप्लाइट हो रहे हैं वर्कर्स, ठीक है। वो उनको कहता है वर्कर्स को आपको नहीं पता आप एक्सप्लाइट हो रहे हैं, बट माई थ्योरी विल क्रिएट अवेयरनेस एंड एजुकेट वर्कर दैट दे हैव बीन एक्सप्लाइट। As a result of my writing soon, this industrial mode of production will get its antithesis. This antithesis will call the rise of proletariat revolution. Now I educate them in my writing. Now after this revolution, when you will win, you should overthrow capitalist. You don't demand rights. You demand overthrow of government. When labor win and come to power, and then they abolish the capital property ownership. मतलब वो कह रहा है, उसका मकसद ये है कि मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ, मैं अपनी राइटिंग में आपको, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स का ये थ्योरी देने का मकसद ये था कि मैं एजुकेट कर रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये लगे कि आपने रेवोल्यूशन क्रिएट कर दिया, आप जीत गए हैं, तो आप जीते नहीं हैं। आप उनसे जो है ना ये राइट, अपने राइट्स की डिमांड ना करें, आप डिमांड करें ओवरथ्रो की, गवर्नमेंट के ओवरथ्रो की, कि आपका जो मेन फोकस है कि ये जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप है इसको ही ख़त्म की जाए। समझ आई ये बात? अच्छा, मैं बातें बार बार पता है क्यों रिपीट करती होती हूँ, एक चीज़ को 2 दफ़ा क्यों और ऐसे करके क्यों बोलती हूँ, ताकि आप, मैं चाह रही होती हूँ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप जो है ना इस लेक्चर में कम से कम 50% नहीं तो 80% आपको लेक्चर में ही चीज़ें याद आ जाएं, याद हो जाएं। तभी मैं सेंटेंसेस को अगेन रिपीट करती हूँ, ताकि आपकी जैसे जैसे आप बार बार सुनोगे आपके माइंड में वो सेंटेंसेस बैठ जाएं। और मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा उसको और मैं कोई जो इंग्लिश है ना, जो इंग्लिश के वर्ड्स हैं उनको भी नॉर्मल वाले वे में, नॉर्मल से भी नीचे करके वे में बोलती हूँ, ताकि आपको ईजिली से स्टोरी की तरह अंडरस्टैंड हो जाए। और आप जो है ना नोट्स जब उठाएं पढ़ें, आपको एक दफ़ा रीड करें, जो सिर्फ मेन वर्ड्स होते हैं ना उनके आपको वो सिर्फ जहन नशीन करना पड़े, अदरवाइज़ आपके माइंड में एक पूरी स्टोरी क्रिएट हुई हुई हो। इसलिए मेरी ट्राई होती है कि मैं बार बार उसको फोकस करके बोलूँ, बार बार बोलूँ, ताकि आपको एक चीज़ उधर ही याद हो जाए, ठीक है। तो बस ये हो गया पूरा